हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं सॉइल बायोटा में एक टॉपिक जो कि है सॉइल फंगाई। तो आज इस वीडियो के दौरान हम सॉइल बायोटा में इस फंगाई के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये पहले ही बताना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? तो ICAR, JRF, SRF या नेट। अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। स्पेसिफिकली सॉइल साइंस के लिए तो रहेंगे ही, अगर किसी और सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक्स आ रहे हैं तब भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी और पर्पस है आपका, ये टॉपिक आपको बहुत डिटेल्स में चाहिए हो, तो उसके लिए मैंने नीचे PDF अवेलेबल करवाई है। उस PDF के अंदर सॉइल फंगाई से रिलेटेड जो भी और भी बातें हो सकती हैं, भले वो इंपॉर्टेंट मतलब एग्जामिनेशन की पर्पज़ से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब्ड फॉर्म अगर आपको पढ़नी हो तब उस PDF को आप नीचे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज़ से देखें तो इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स जो कि सॉइल फंगाई से रिलेटेड है। जैसे कि सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के रूप में बात करेंगे, यानी ऐसे फैक्ट्स जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर कुछ हम माइकोराइजा के बारे में बात करेंगे। माइकोराइजा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हम बचपन से कहीं ना कहीं क्लासेस में पढ़ते आए हैं, राइट। तो माइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, इनमें क्या फ़र्क होता है, इनकी क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम जानेंगे। और उसके बाद हम एक टर्म के बारे में बात करेंगे जो कि है फंगिस्टैसिस। फंगिस्टैसिस ये भी एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखूँगा जो कि फंगाई से रिलेटेड हो सकते हैं। फंगाई और साथ में हमने जो पीछे वीडियोस कवर किए हैं उनसे रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इन अगर आपको लगे कि नहीं, हम सॉइल बायोलॉजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान तो रखते ही हैं दिमाग में, ये चीज़ें तो हम जानते ही हैं, तो आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इनके आंसर्स आप बताने की कोशिश करें, जितने आपको आंसर आते हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर उनके राइट आंसर्स जानने हों तो मैं उससे रिलेटेड एक कमेंट खुद भी टाइप करूँगा, जो कि जिसके अंदर आपको या तो कमेंट के अंदर मुझसे मेंशन कर देंगे या फिर एक PDF नीचे, एक और PDF या एक और ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा जिसके अंदर इनके राइट आंसर्स मेंशन किए जाएंगे। तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर सही थे या नहीं थे, या बिल्कुल नहीं आया तो सीधा ही डायरेक्ट चेक कर लिया कि क्या क्या थे। भाई सीधी सी बात है, ऑनेस्टली हमें तो कुछ नहीं आता था, लेकिन आंसर जरूर जानने थे, तो सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फाइल थी उसे डाउनलोड करके देख लिया। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो सबसे पहली बात जो कि इंट्रोडक्शन के रूप में पूछी जा सकती है, या मतलब इंट्रोडक्शन के रूप में हमें पता होनी चाहिए कि दे आर हेटेरोट्रॉप्स। फंगाई आर ऑफ कोर्स हेटेरोट्रॉप्स, जो कि डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो इसीलिए हम इनको हेटेरोट्रॉप कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, और साथ में ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा अबंडेंट सॉइल में कौन है? सॉइल बैक्टीरिया। उसके बाद कौन है? सॉइल फंगाई। और हम ये देख रहे हैं कि ये हेटेरोट्रॉप है, तो इसका मतलब इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। अपना खाना किससे नहीं बना सकते? ये सनलाइट से नहीं बना सकते, तो इनको कुछ ना कुछ डिकम्पोज होने के लिए चाहिए, वो उसको डिकम्पोज करेंगे तभी इनको एनर्जी मिलेगी, राइट। तो मोस्ट ऑफ द फंगाइज आर हेटेरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। डेड सबस्ट्रेट से अपना न्यूट्रिशन ये लेंगे, एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो काफ़ी सारे फंगाइज जो है मोस्टली वो क्या हैं? सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट का मतलब क्या हुआ? सेप्रोफाइट का मतलब ये हुआ कि जो कि डेड मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जब ये टर्म आई है सेप्रोफाइट, तो इसके साथ साथ में एक टर्म और भी याद रख सकते हैं जो कि है नेक्रोफाइट। कभी आपने नेक्रोफाइट्स नाम से कभी टर्म पढ़ी है? नेक्रोफाइट का मतलब क्या होता है? अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो अलग से लिख भी लीजिएगा कि नेक्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, और हम कह सकते हैं ऐसे पैरासाइट्स होते हैं नेक्रोफाइट्स। नेक्रोफाइट्स आर दोज, हम कह सकते हैं पैरासाइट्स, जो कि पहले किल करते हैं अपने होस्ट की सेल को। मतलब पहले वो किल करेंगे, देन उस किल हो जाने के बाद उस डेड मटेरियल को वो कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे पैरासाइट्स जो हैं उनको हम नेक्रोफाइट्स भी कहते हैं। तो सेप्रोफाइट्स जैसी एक टर्म नेक्रोफाइट भी होती है, वो अपने आप कॉपी में नोट लगा के लिख सकते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज दी पैरासाइट्स, जो कि डिपेंड होते हैं ऑफकोर्स प्लांट्स और एनिमल पे, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। और ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की सेल को किल कर देते हैं पूरी तरह से, और बाद में उससे हम देखते हैं न्यूट्रिशन लेते हैं उसके डेड मटेरियल से, तो उसे हम नेक्रोफाइट कह देते हैं। ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द फंगाई पैरासाइट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया है पोटैटो फेमाइन,
जो कि हुई थी किसकी वजह से, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, आप जानते ही होंगे कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि फंगाई है उसकी वजह से पोटैटो फेमाइन आई थी। अब पोटैटो फेमाइन कब आई थी, इसका ईयर आपको हो सकता है याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट है, थ्रू देयर नंबर इन द एरेबल सॉइल इज लेस देन द बैक्टीरिया। इनका नंबर बैक्टीरिया से तो कम होता है। देयर बायोमास इज इक्वल और ऑफन मोर देन द बैक्टीरिया ओनिंग टू देयर साइज। फंगाई जो होती है वो क्या बनाती है, हाइफी बनाती है, माइसीलियम हाइफी। इस तरह से इनका जो नेटवर्क होता है वो फैला हुआ होता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इनका बायोमास जो है, मतलब इनका बायोमास जो है वो बैक्टीरिया से ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताओ अबिंडेंस सबसे ज़्यादा कौन है सॉइल में, तो कह दिया भाई साहब बैक्टीरिया है। लेकिन अगर पूछ लिया कि बायोमास किसका सबसे ज़्यादा है, तो जवाब क्या होगा, फंगाई का बायोमास सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो इस तरह से हमें ये बात याद रखनी है कि इनका बायोमास सबसे ज़्यादा होता है। द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। याद है बैक्टीरिया का किसकी बनी होती है सेल वॉल, बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, कभी ना कभी हमने पहले छोटी क्लासेस में भी ये सब बातें पढ़ी हैं। तो वैसे ही सेल वॉल का भी हमें कंपोजिशन याद रखना है, मतलब फंगाई का, जो कि है काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। डन है। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़े तो वो है, कुछ नोट पॉइंट लगा के बताया है कि मोस्ट कॉमन जेनरा ऑफ फंगाई आर दीज। मतलब सॉइल में जनरली कौन सी फंगाई देखी जाती है, अल्टरनेरिया, एस्परजिलस, क्लैडोस्पोरियम, सिफेलोस्पोरियम, बोट्राइटिस, काइटोमियम, फ्यूजेरियम, म्यूकर, पेनिसिलियम, वर्टिसिलियम, ट्राइकोडर्मा, राइजोपस, ग्लियोक्लेडियम, मोनिलिया और पाइथियम। ये जो भी फंगाइज हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। और इनमें से जो रेड कर रखे हैं नाम मैंने, ये रेड तो ऐसे नाम है जो हमने बहुत सुने भी हैं कि हाँ सर ये तो सब बहुत नाम सुना है, अल्टरनेरिया, एस्परजिलस, तो सुनते ही रहते हैं। और भी कुछ जो नाम हमने ब्लैक में लिख रखे हैं ये भी क्या होते हैं, सॉइल में जनरली आसानी से देखे जा सकते हैं। तो दीज आर सम मोस्ट कॉमन जेनेरा ऑफ फंगाई जो कि हम याद रख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। ओके, और आगे अगर हम बढ़े तो द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो एनवायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है फंगाई के ऊपर, किस पीरियड के अंदर किस कंडीशंस में फंगाई अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिविटी ऑफ सॉइल फंगाई आर द सेम एज दोज ऑफ द सॉइल बैक्टीरिया। यानी ये सॉइल बैक्टीरिया जैसा ही इनको एनवायरमेंट चाहिए होता है, बस एक्सेप्ट दैट द फंगाई डोमिनेट इन द एसिड सॉइल। अब ये लाइन तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। क्यों, क्योंकि फंगाइज जो है वो एसिड सॉइल्स में डोमिनेंट होती हैं, एसिड सॉइल में भी सर्वाइव कर सकती हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया जनरली न्यूट्रल रेंज के अंदर वर्क करते हैं, उनको 6 से 7 या 7.5 8 यहाँ तक की अगर कोई रेंज मिल जाए तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। लेकिन फंगाई कहती है कि अगर हम एसिडिक रेंज में भी हों, मतलब 5 4 4.5 5.5 इस रेंज में भी हम देख सकते हैं फंगाई जो है वो अपनी ग्रोथ दिखा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे जरूर याद रखें। एज दीज सॉइल ऑर्गेनिज्म आर एरोबिक एंड हेटरोट्रॉपिक। एरोबिक मतलब इनको ऑक्सीजन की जरूरत भी होती है। दे नीड एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स आगे लाइन में यही लिखा है, एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर क्यों चाहिए, क्योंकि हेटरोट्रॉपिक है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि एरोबिक है। एक्जैक्टली कोई समझने वाली बड़ी बात तो थी नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बिकॉज ऑफ द एरिएशन फैक्टर द नंबर ऑफ फंगाई इन द कोरस टेक्सचर्ड सॉइल इज मोर देन दैट इन द फाइन टेक्सचर्ड क्ले सॉइल। फाइन टेक्सचर्ड क्ले सॉइल जिसको हम हैवी सॉइल कहते हैं, सुना होगा कभी। सैंडी सॉइल जिसे हम, जैसे हायर सॉइल इसे हमने हैवी सॉइल कहा है, तो इसे लाइट सॉइल कहते हैं। ये आपने कभी सॉइल फिजिक्स अगर कभी पढ़ी है तो अच्छे से इन बातों को हमने गौर किया होगा कि भाई जो कि क्ले सॉइल है, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल है, वो हैवी सॉइल कही जाती है। हैवी क्यों, क्योंकि उसमें कल्टीवेशन करना मुश्किल होता है, राइट। ये बात आप जाते हैं। तब उस हैवी सॉइल में जो कॉम्पैक्ट सॉइल है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो फिर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। और जबकि अगर हम बात करें सैंडी सॉइल के अंदर जहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो द नंबर इन द कोरस टेक्सचर्ड सॉइल इज मोर। कोरस टेक्सचर्ड सॉइल में फंगाई की ग्रोथ ज़्यादा देखी जाएगी एज कम्पेयर टू द फाइन टेक्सचर्ड सॉइल। देन नेक्स्ट नोट लगा के लिखा है कि टिपिकल थर्मोफिलिक फंगाई। थर्मोफिलिक, थर्मो वर्ड जब भी आता है तो हम समझते हैं कि हाई टेम्परेचर की बात होने वाली है। तो हाई टेम्परेचर पर जो वर्क करने वाली फंगाई होती है उसका एक अलग से नाम याद रखना है। एक नोट पॉइंट लगा के याद कराया है, ह्यूमिकोला। ह्यूमिकोला को जरूर याद रखिएगा। हाँ, कोका कोला भी याद है तो अब ह्यूमिकोला भी आपने याद कर लिया, ठीक है। तो ह्यूमिकोला को जरूर याद रखें। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम पीएच रेंज या सॉइल रिएक्शन की रेंज जो रहती है वो 4.5 टू 6.5, 4.5 टू 6.5 एसिडिक रेंज है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट इन एसिड सॉइल्स पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा टेक पार्ट इन द सेल्यूलोज डिकम्पोजिशन। सेल्यूलोज का डिकम्पोजिशन करने के लिए कौन जरूरी है,
Penicillium trichoderma, whereas in the other soil, the soil species as Aspergillus and Fusarium is also important in the acidic soil. अगर हम बात करें कि इंसेक्टिसाइड एल्ड्रिन इज कन्वर्टेड टू डाईएल्ड्रिन बाय फ्यूजेरियम, पेनिसिलियम एंड ट्राइकोडर्मा। सर ये बीच में कहाँ से बात घुसा दी, इंसेक्टिसाइड की बात डाल दी, एल्ड्रिन की बात क्यों डाल दी? तो ये डालने का रीज़न एक बुक है, मतलब एक कोई बुक है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे गए हैं किससे रिलेटेड, फंगाई, सॉइल बायोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल पेडोलॉजी, वहाँ से। अब वो बुक जेआरएफ के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि इस तरह से कोई प्रमोशन नहीं करना है मुझे उस किसी किताब का, बट स्टिल वो जो बुक है उसमें ये बात लिखी है, तो वो वहाँ से मैंने यहाँ मेंशन कर दी, ताकि ये अगर गलती से एग्जाम में आ गया तो हमारे को ध्यान रहना चाहिए कि एक इंसेक्टिसाइड एल्ड्रिन जिसे हम कह रहे हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए इस फंगाई की ज़रूरत होती है हमें, या ये फंगाई जो है उस एल्ड्रिन को कन्वर्ट कर देता है डाई एल्ड्रिन के अंदर। ओके, नोट पॉइंट है, याद रखने वाली बात है, याद रख ली। आगे बढ़ते हैं। इन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन डिकम्पोजिशन फंगाई बिलोंग्स टू द स्पीसीज फ्यूजेरियम, एस्परजिलस, म्यूकर एंड साइट्रोमाइसीस। तो प्रोटीन डिकम्पोजिंग फंगाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन डिकम्पोजिंग फंगाई? एग्जाम्पल में आ गया पेनिसिलियम एंड ट्राइकोडर्मा। तो क्या हम उसे क्लिक करेंगे? नहीं, क्योंकि उनके अंदर हम स्पेसिफिकली ये याद रखेंगे कि म्यूजेरियम, एस्परजिलस, म्यूकर एंड साइट्रोमाइसीस। ओके, ये 4 नाम तो याद रखने हैं। नेक्स्ट इज certain fungi belongs to subdivision Zygomycotina and Deuteromycotina are predaceous. predaceous predators कौन से होते हैं? जो मार के किसी को खा जाते हैं। तो predaceous in the nature and attack on the protozoa and nematodes। किस पे अटैक करते हैं? ये स्पेसिफिकली हम याद रखेंगे प्रोटोजोआ एंड निमेटोड्स के ऊपर। आने वाले वीडियोस में हम प्रोटोजोआ निमेटोड्स के बारे में और भी बात करेंगे। तो ये प्रोटोजोआ निमेटोड को किल करते हैं इन सॉइल एंड थस मेंटेन बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। तो फंगाई जो है बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो प्रीडेशियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडेशियस फंगाई? याद रख सकते हैं ज़िगोमोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना या ज़िगमोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इस तरह से इनकी फैमिली के रूप में याद रख सकते हैं। सम फंगाई, सॉइल फंगाई आर पैरासाइटिक एंड कॉज नंबर ऑफ प्लांट डिजीजेस सच एज द विल्टिंग होती है। हाँ भाई, हमने सॉइल पैथोलॉजी के अंदर, सॉइल पैथोलॉजी नहीं, आई मीन प्लांट पैथोलॉजी वाले आपने जब कोर्स कवर किए होंगे अपने बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान, ये तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि विल्ट्स हो गए, सॉइल के अंदर रूट रॉट हो गया, डैम्पिंग ऑफ हो गया, तो ये डिजीज़ जो है, या सीडलिंग ब्लाइट डिजीज़ होगी, तो ये सारी फंगाई की वजह से होती हैं। उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाइथियम और फायोफ्लोरा, फ्यूजेरियम, वर्टिसिलियम एटसेट्रा। ओके, तो ये वाले आपको नाम याद रखने के हैं जो कि अलग अलग तरह के प्लांट डिजीजेस कॉज करते हैं। डन, आगे बढ़े अब हम। तो आगे बढ़ते हैं, तो नाम आता है माइकोराइजा का, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टर्म, जो कि हर क्लास में, हर स्कूल्स में, और इवन बीएससी कर रहे हैं उसमें, मास्टर्स करेंगे तब भी, मतलब ये माइकोराइजा इज टर्म जो कि हमेशा आपके सामने आती है। माइकोराइजा क्या होता है कि सब जोर जोर से चीख चीख के बताते आए हैं हमारे को कि दे कैन लिव एज अ सिम्बायोंट। सिम्बायोंट मतलब दो के बीच में कोई रिश्ता है। किस किस के बीच में रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो माइको मतलब क्या है? एक तरह की एल्गाई, और राइजा मतलब होता है जो कि हम कहेंगे रिलेशन होगा प्लांट्स के साथ, प्लांट रूट्स के साथ। तो इसलिए हम याद रखते हैं कि माइकोराइजा इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू द फंगाई एंड प्लांट डिजीज। नोट लगा के लिखा है प्लांट्स डू नॉट फॉर्म माइकोराइजा। ऐसी भी कोई फैमिली है जो माइकोराइजा नहीं बनाती है, तो स्पेसिफिकली उसमें नाम याद रख सकते हैं क्रूसीफेरर फैमिली। क्रूसीफेरर फैमिली जो होती है, ब्रेसिकेसी फैमिली जिसे कहते हैं, तो उसका नाम याद रखना है। रेनर एंड मेलन कैरिड आउट द इंटेंसिव स्टडीज ऑफ माइकोराइजा। अगर आप जानते हो कि सॉइल साइंस जेआरएफ के एग्जाम जो है उसमें साइंटिस्ट के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये साइंटिस्ट के नाम भी हमें अच्छे से याद रखने हैं। रेनर एंड मेलन। रेनर एंड मेलन ने किसके बारे में बताया? माइकोराइजा के बारे में बताया। दो तरह की होती है माइकोराइजा, एक एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टो का मतलब ये हुआ when the fungus form a mantle or sheath around the root surface। जब रूट सरफेस के अराउंड, मतलब बाहर से, एक्टो मतलब बाहर से कुछ होने वाला है, तो सॉइल की रूट जो है हमारी प्लांट्स की, उसके बाहर कुछ एक नेटवर्क क्रिएट होने वाला है, तो उस नेटवर्क को हम कहेंगे हार्टिंग नेट। ये हार्टिंग नेट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हार्टिंग नेट इज प्रेजेंट इन एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा या एक्टोमाइकोराइजा जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में। तो एंड वेयर द माइसीलियम डेवलप्स इंटरसेलुलरी, और माइसीलियम जो है दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलरी डेवलप होती है। द फंगाई विच फॉर्म दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन आर इंपॉर्टेंट। दो नाम बहुत ज़रूरी याद रखने हैं, बोलेटस और एमनीटा याद रख सकते हैं ना। तो बोलेटस और एमनीटा
इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एक्टोमाइकोराइजा। दूसरे और भी एग्जाम्पल साइड में दिमाग में पड़े रहें तो काम आएंगे, जैसे कि एल्फोरा और एस्ट्रियस एंड एमनीटेरा। तो मेन दो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, और भी अगर आप याद रख सकें तो इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्टोमाइकोराइजा को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एपिडर्मिस रिप्रेजेंट की है। इसके बाहर ये मेंटल क्रिएट हो रहा है। मेंटल किससे कहा है? फंगल की शीट को। फंगस अपनी किस तरह से कवरिंग क्रिएट कर रही है तो उसे हमने कहा है मेंटल या शीट, जो कि रूट्स के चारों तरफ क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो है इन सेल्स के बीच में से घुस रही है, इसके अंदर नहीं घुसी। ये अगर सेल है कंप्लीट तो इसके आर पार कुछ नहीं हुआ, इसके बाद साइड में जहाँ जगह मिली तो वो फंगस ने वहाँ ग्रोथ कर ली, राइट। तो इसमें क्या नहीं हुआ, इसके बीच में कहीं क्रॉस नहीं हुआ है, तो इसे हमने क्या कहा है? मेंटल। ये शीट जो है ये एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है। फंगल हाइफी बिटवीन द कॉर्टिकल सेल, बिटवीन के बीच में है, यानी इसका नाम भी स्पेसिफिकली याद रखना है, हार्टिंग नेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एंडोमाइकोराइजा। एंडो का मतलब समझ आता है कि कुछ अंदर घुस जाएगा। जो आप यहाँ कह रहे थे कि यहाँ ये आर पार नहीं हुआ है, तो आर पार कर देने वाली फंगस क्या हो जाएगी? एक तरह से एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल हो जाएगी, राइट। तो वेयर द फंगस डेवलप इंटरसेलुलरली इन द रूट्स विदाउट फॉर्मिंग द हार्टिंग नेट। हार्टिंग नेट यहाँ नहीं बनते हैं। हार्टिंग नेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ब्लैंक लगा दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, एक्टोमाइकोराइजा आंसर होगा। किसमें नहीं बनता है? एंडोमाइकोराइजा में नहीं बनता है हार्टिंग नेट। इंपॉर्टेंट है हार्टिंग नेट, याद रखना। In this association, the penetration of root cells is characterized by the formation of terminal spherical structures known as the vesicles. ये terminal structures जो बनाएंगे इनको हम vesicles बोलते हैं, जिसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स और इम्पॉर्टेंटली हम याद रखते हैं फॉस्फोरस होता है। ये फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंगाई जो हम आगे पढ़ते हैं, वाम, वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। नाम सुना है कभी? VAM, वाम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा फेमस टर्म है वाम। तो वो मेनली क्या स्टोर कर सकती है? तो ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ साथ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए अगर आप बायो फर्टिलाइजर वाला टॉपिक भी पढ़ के आए हैं कभी, तो उसमें भी आपको पता होगा, वहाँ ये नाम हम लेते हैं। फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वाम का नाम आता है। तो वो वाम क्या है, अब इसके आगे बात कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ माइकोराइजा इज नोन एज वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा विच इज VAM, और सिंपली अर्बस्कुलर माइकोराइजा AMB से कहा जाता है। फंगाई बिलोंग टू द जेनरा ऑफ ग्लोमस एंडोजीन। ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, ग्लोमस और एंडोजीन। ग्लोमस एंडोजीन आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फंगाई फॉर्म दिस एसोसिएशन ऑफ व्हाट, हम कहेंगे एंडोमाइकोराइजा। नेक्स्ट इज फोमा एंड राइजोक्टिना आर अदर इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा। तो आपने 4 नाम याद करने हैं, मतलब ग्लोमस, एंडोजीन, फोमा एंड राइजोक्टोनिया। तो ये 4 नाम प्लीज़ अच्छे से याद रखें, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमने ये दिखाया है रिप्रेजेंटेशन किसका? एंडोमाइकोराइजा का। तो यहाँ एंडोमाइकोराइजा जो है, देखिए यहाँ सेल के अंदर ही घुस गया है ना, तो ये पेनिट्रेट कर गया रूट सेल्स के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर घुस गया, तो फिर इसे हमने क्या कहा? एंडोमाइकोराइजा। हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट रूट सेल्स। जब रूट सेल्स के अंदर नहीं घुस रहा है तब बोल दो एक्टोमाइकोराइजा, जब घुस जाए तो उसे बोल दो एंडोमाइकोराइजा। डन। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है द beneficial effects of these fungi on nutrient uptake has been attributed into 3 factors. 3 इंपॉर्टेंट काम बताए जाते हैं कि इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, कि अगर वाम डालेंगे तो न्यूट्रिएंट्स को जल्दी जल्दी अवेलेबल करवा के सॉइल की प्लांट की सेल के अंदर घुसा देगा, राइट। सेकेंड वन इज इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बाय सॉल्युबलाइजिंग दी फॉस्फोरस, जो कि बताया था इंपॉर्टेंट वन। थर्ड वन इज इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट मोबिलिटी ड्यू टू द फास्टर इंट्रासेलुलर न्यूट्रिएंट मोबिलिटी, और न्यूट्रिएंट्स की हम देख सकते हैं अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा। वैसे तीनों एक तरह से मिला की बात तो यही कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट आसानी से अवेलेबल करवाएगा। तो ये आप अच्छे से पढ़िए, इसे हम कह सकते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ फंगाई। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमने रिप्रेजेंट करी है। फंगिस्टेसिस। फंगिस्टेसिस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ फंगाई। मतलब ये सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी है, यहाँ क्या रखेंगे हम? प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल लिखना जरूरी है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल टू इनहिबिट, ऐसे लिख देते हैं ताकि क्लैरिटी मेरे दिमाग को कि क्या बोलना चाह रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल टू इनहिबिट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई। मतलब ऐसी सॉइल की प्रॉपर्टी जो फंगाई को डेवलप ही ना होने दे, फंगल ग्रोथ को रोक सके, तो उस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं फंगिस्टेसिस। या ऐसा कोई कंपाउंड बाहर से डाला आपने जो कि फंगस की ग्रोथ को नहीं होने देगा, तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? फंगिस्टेसिस हो जाएगी, राइट। सो नॉट द ऑल जनरल आर ससेप्टेबल, मतलब सारे ही जो भी
फंगस हैं वो सारे, उनकी सबकी ग्रोथ नहीं रुकती है इस प्रॉपर्टी से। टॉक्सिक कुछ सब्सटेंस निकलते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। कौन से होते हैं ऐसे सब्सटेंस? तो अगर मान लेते हैं सॉइल के अंदर अमोनिया, एथाइलिन, टेनिन्स, एंडोजीनस, एंटीबायोटिक्स, लिग्नेंस, फिनॉल्स, तो ये सारे जो कंपाउंड हैं कहीं ना कहीं रोक सकते हैं फंगल की ग्रोथ को। तो इसे हम कह सकते हैं इन सब्सटेंस की वजह से किसी सॉइल की या किसी ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं जो कि है फंगस स्टेसिस। डन। नेक्स्ट इज, वापस कैसे आ गया, सॉरी। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। फंगाई का क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ बहुत समराइज्ड और छोटा सा, बस एक दिमाग में बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब मैं ये लाइंस क्यों बोली बेसिक वगैरह, इसलिए लाइन बोली है क्योंकि अगर आपको ये सारा क्लासिफिकेशन डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक क्लास के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो कि यूमाइकोटा क्या है, यूमाइकोटा क्या है, जैसे हम ट्रू फंगाई कहते हैं, ट्रू फंगाई क्या है, इसके अंदर इन तीनों का अलग अलग स्पेसिफिक रोल क्या है, इन तीनों के स्पोर फॉर्मेशन कैसे होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किसमें सेप्टा बनता है, किसमें नहीं बनता है, ए सेप्टेट है ना। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन डेप्थ में अगर आपको चाहिए हो, आपको जानना हो कि किस तरह की स्पोर्ट्स बनते हैं, किस में जू स्पोर्ट्स, किस में कैसे स्पोर्ट्स, किस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो कैसे, किस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो कैसे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सब इंफॉर्मेशन की डिटेल्स चाहिए हो तो उसके लिए मैंने नीचे कमेंट्स बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF अवेलेबल कराई है, आप उसे डाउनलोड करके फ्री में उसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ वो एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो अब आती है बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फंगाई। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाफट से मैं बोल देता हूँ, आप मुझे सीधा यहीं इस वीडियो को पॉज करके वीडियो खत्म कर सकते हैं या सीधा बस क्वेश्चंस को देख देख के अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज डैश आर नोन एज ए सिंगल सेल्ड फंगाई। ऐसी कोई फंगाई का नाम बताओ जो सिंगल सेल्ड हो। इज माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लेवर्स। एस्परजिलस फ्लेवर्स किस तरह का इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स को छोड़ता है, उस टॉक्सिन का नाम बताना है। डैश प्लांट डू नॉट फॉर्म माइकोराइजा। ऐसी कोई प्लांट की फैमिली जो माइकोराइजा नहीं बनाती। हाँ, इसी वीडियो में जाना था, बता दीजिएगा। माइको एक्टिनोमाइसीटीज आर ऑल्सो नोन एज, उसको डैश फंजाई बोलते हैं, उसको कोई डैश फंजाई बोलते हैं। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि एस्कोमाइटीज का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या नाम होता है, तो उसका दूसरा नाम बताना है। डैश आर अबंडेंट इन द ड्राई सॉइल, ग्रास लैंड्स एंड पास्चर लैंड। ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ड्राई सॉइल, ग्रास लैंड या पास्चर लैंड के अंदर ज़्यादा देखे जाते हैं। डैश आर एन एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट रूट्स एंड फंगाई। कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसा क्या हम कोई रिश्ता बता सकते हैं जो कि प्लांट रूट्स और फंगाई के बीच का हो। अभी जाना था तो बता सकते हैं उसका आंसर। डैश एंड डैश आर एग्जांपल्स ऑफ एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा के दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद हो गए होंगे तो मुझे बताना। नेक्स्ट इज डैश एंड डैश आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्टोमाइकोराइजा। बिल्कुल आपको बताया था। हार्टिंग नेट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, चिल्ला चिल्ला के बताया था तो वो हो गया। अ मास ऑफ इंटर a mass of interwoven filamentous hyphae such as that of vegetative proportion of the thallus of a fungus is known as a mass of interwoven फिलामेंटस हाइफी। अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं, तो उसका इस फिलामेंटस हाइफी का बनना, इस वेजिटेटिव पोर्शन को क्या कहा जाता है, ये नाम बताना है। प्रीफिक्स डिजिग्नेटिंग एंड एसोसिएशन और रिलेशनशिप विद फंगाई। फंगस के रिलेटेड कोई भी टर्म अगर हम लिखेंगे कि कोई टॉक्सिन है जो फंगस वाला है तो उसके नाम के आगे क्या लगाया जाएगा, तो वो प्रीफिक्स बताना है हमें क्या यूज़ किया जाता है। सॉइल वायरस दैट इन्फेक्ट्स अ फंगाई। ऐसा सॉइल वायरस जो फंगाई को खा जाए। अच्छा, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाया जाता है तो उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ऑफकोर्स आप ये भी करेक्ट कर सकते हो कि ऐसा कोई बैक्टीरिया जो फंगस को खा जाएगा तो उसका आप नाम करेक्ट कर सकते हो, तो बताना मुझे। नेक्स्ट इज फंगाई ग्रो इन डैश मीडियम। कौन से मीडियम के अंदर फंगाई की ग्रोथ की जाती है लेबोरेटरी में, तो वो बता सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एल्ड्रिन इज कन्वर्टेड टू डायएल्ड्रिन बाय। तीन नाम बताए थे ऐसे, तीन हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद किए यहाँ से फंगाई से जो कि एल्ड्रिन को कन्वर्ट करते हैं डायएल्ड्रिन में। याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट इज टिपिकल थर्मोफिलिक फंगाई। नाम बताया था आपको मैंने, तो थर्मोफिलिक फंगल कौन सी थी, है ना, कोका कोला जैसा नाम था कोई। नेक्स्ट इज एसिडिक सॉइल पीएच ऑर्गेनिज्म ग्रो बेटर इन सॉइल। इन एसिडिक सॉइल पीएच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिडिक सॉइल पीएच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेटर इन सॉइल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स बताओ जो एसिडिक पीएच में होते हैं, सबको मालूम है। डैश एंड डैश कैरिड आउट द इंटेंसिव स्टडी ऑफ माइकोराइजा। साइंटिस्ट के नाम पे है। कौन से दो बंदे थे जिन्होंने माइकोराइजा की स्टडी करी?
तो ये 17 क्वेश्चंस मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने आपके यहाँ सामने रिप्रेजेंट किए हैं। अगेन कहूँगा ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पढ़नी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गी, प्रोटोजोआ एंड नेमेटोड्स के बारे में भी बात करके सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कवर कर चुके होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बार वो चार्ट अगर वापस हम डिस्कस कर लें तो जैसा कि आप जानते हैं हमने बैक्टीरिया के बारे में बात कर ली, आज फंगाई के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हो गई, एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे एल्गी के बारे में, और साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम चल रहे हैं वो सॉइल फौना के अंदर घुस चुके होंगे। फ्लोरा के लगभग सारे हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो हम फौना में घुसेंगे। फौना में नहीं घुसेंगे हम एल्गी के बारे में बात करेंगे, और साथ में प्रोटोजोआ एंड नेमेटोड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हम कह रहे हैं सॉइल माइक्रोफोना के अंदर आएंगे। हाँ, फौना में तो आ जाएंगे, लेकिन माइक्रोफोना कवर कर लेने के बाद हम मैक्रोफोना में जाएंगे। मैक्रोफोना के अंदर ये सारे जो लोग हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।